जय हिंद साथियों स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए आरआरबी ग्रुप डी के लिए एक महत्वपूर्ण जीके जीएस के साथ साथ साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ एक क्लास लेकर आए हैं। आज के सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट और चुनिंदा प्रश्न होने वाले हैं। आज के हमने इसमें सभी क्वेश्चन ऐसे रखे हैं जो आपके सिलेक्शन दिलवाने के लिए दावेदार क्वेश्चन हो जाते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आपका भी आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम है तो अपने एग्जाम से पहले एक बार इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखकर जाइएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप यह पता कर सकते हो कि आपसे आरआरबी एनटीपीसी के साथ साथ आपके ग्रुप डी के और आपके सभी रेलवे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। आपसे आरआरबी ग्रुप डी में कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन सा टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या आपके लिए सेलेक्टेड होने वाला है, जिससे आप क्या पढ़ कर जाएँ, जिससे आपको सीधे आपके एग्जाम में क्वेश्चन फंसे और आपके जीके जीएस के साथ साथ आपका साइंस जो आपकी 25 नंबर की लगभग पूछी जाती है उसका स्कोर भी आपका बढ़ जाए। तो मेरे प्यारे साथियों, जैसे आपको पता होगा साइंस का वर्चस्व जो है आपका ग्रुप डी एग्जाम में ज़्यादा है, तो आपको साइंस पर कमान आपको कर जानी होगी। तो हम आपके साइंस के साथ साथ कुछ जीके जीएस के इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन हमने इसमें ऐड किए हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है, कोशिका संरचना के अध्ययन को क्या कहा जाता है या कहा जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यानी सीधे तौर पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कोशिका संरचना का अध्ययन आपका क्या कहलाता है। तो ये जो कहलाता है आपका साइटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। साइटोलॉजी सी विकल्प में इसमें आपको दिया गया है, यानी सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण आपके विषय और उनके अध्ययनों के बारे में, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न जो है आपके अध्ययन से रिलेटिव एक प्रश्न आपका ग्रुप डी एग्जाम में रिपीट होता रहता है, आपको पता होना चाहिए। जैसे पहला है आपका साइटोलॉजी। साइटोलॉजी की बात करें तो साइटोलॉजी में जो कहा जाता है आपका जीवित कोशिका का अध्ययन। जीवित कोशिका का अध्ययन जो किया जाता है आपका साइटोलॉजी में किया जाता है। अगला आ जाता है आपका सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर में जो होता है आपका वन्य या कृषि का अध्ययन। कृषि का अध्ययन बोल सकते हैं हम, आपका सिल्वीकल्चर में किया जाता है। सिस्मोलॉजी की बात करें तो आपके भूकंप का अध्ययन किया जाता है। सिस्मोग्राफ इसका एक मात्रक होता है, मापदंड होता है, वैज्ञानिक यंत्र होता है सिस्मोग्राफ, जिसके द्वारा भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। सेरीकल्चर की बात करें तो सेरीकल्चर में रेशम उत्पादन के अध्ययन के बारे में बात की जाती है। सोरोलॉजी जो कि इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2022 में क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि सोरोलॉजी क्या कहलाता है। तो सोरोलॉजी आपका छिपकलियों का अध्ययन। सोरोलॉजी छिपकलियों का अध्ययन आपका सोरोलॉजी कहलाता है, आपको पता होना चाहिए। पोमोलॉजी की बात करें तो पोमोलॉजी आपका फूलों का अध्ययन। फलों और आपका फूलों का अध्ययन जो कहलाता है आपका पोमोलॉजी कहलाता है, आपको ध्यान रखना है। फाइकोलॉजी की बात करें तो फाइकोलॉजी आपका शैवालों का अध्ययन। शैवालों का अध्ययन जो कहलाता है आपका फाइकोलॉजी कहलाता है, आपको ये भी ध्यान रखना है। पेंडोलॉजी की बात करें तो पेंडोलॉजी आपका मिट्टी का अध्ययन। मिट्टी का अध्ययन आपका पेंडोलॉजी कहलाता है, आपको ध्यान रखना है। आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, चुनिंदा है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गोल्डन क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप भी ग्रुप डी एग्जाम में सिलेक्शन पाना चाहते हो तो मेरे प्यारे साथियों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि आपको चैनल को सब्सक्राइब करने में, वीडियो को लाइक करने में, अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करने में कोई भी किसी प्रकार का पैसा नहीं जाता, ना ही हमको मिलता है। बस हम इससे मोटिवेट होते हैं और आपके लिए सेलेक्टेड से सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट गोल्डन क्वेश्चन लाने की कोशिश करते हैं जो आपके सिलेक्शन दिलाने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका सोडियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सोडियम नाइट्रेट का जो रासायनिक सूत्र होता है NaNO3 आपका सोडियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र होता है, आपको पता होना चाहिए, यानी ए विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण आपके रासायनिक सूत्रों के बारे में जो हैं आपसे आपके 2022 ग्रुप डी एग्जाम में पूछे गए थे। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था सिरके का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो ये आपका पिछले ईयर्स के पेपर से उठाया गया है। आपका सिरके का रासायनिक सूत्र आपका CH आपका 3COOH होता है। लाल सिंदूर की बात करें, लाल सिंदूर जो आपका हाल ही फिलहाल में ALP 2024 के एग्जाम हुए हैं उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि लाल सिंदूर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो PB आपका 3O4 जो होता है लाल सिंदूर का रासायनिक सूत्र होता है। नौशादर की बात करें तो नौशादर का जो रासायनिक सूत्र होता है आपका NH4Cl होता है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, 2025 आपका ग्रुप डी एग्जाम में देखने को मिल सकता है।
लाफिंग गैस आपको सभी को पता होगा। लाल दवा, लाल दवा जो कहा जाता है आपका KMNO4 लाल दवा का रासायनिक सूत्र होता है। और आपके लिए मोस्ट इस क्वेश्चन को कहूँगा क्योंकि ये इसको भी आने की संभावना बन जाती है। एक आता है आपका फिटकरी। फिटकरी का जो रासायनिक सूत्र है बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है। तो K2SO4 ध्यान रखेंगे, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइज इंटू 24H2O इंटू 24H2O जो होता है आपका फिटकरी का रासायनिक सूत्र होता है। जिप्सम की बात करें तो जिप्सम का जो रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 इंटू 2H2O आपका जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है। बात करें नीला थोथा, इम्पोर्टेंट है आपका CuSO4 रासायनिक सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बर्फ का आपका अपवर्तनांक सूचकांक क्या है। एक क्वेश्चन जो है यहाँ से आपको पिछले साल हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिल रहा था। क्वेश्चन पूछा गया था जल का अपवर्तनांक कितना होता है, बर्फ का अपवर्तनांक कितना होता है। तो यही क्वेश्चन पूछा गया है। आपका जो बर्फ का अपवर्तनांक होता है 1.31 बर्फ का अपवर्तनांक सूचकांक होता है। आपको ध्यान रखना है, डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण आपके अपवर्तनांक सूचकांकों के बारे में, जहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आपको पता होना चाहिए। जैसे पहला है आपका वायु। वायु का जो सूचकांक अपवर्तनांक सूचकांक है आपका 1.003 आपका होता है। बर्फ की बात करें, बर्फ का अपवर्तनांक सूचकांक आपका 1.31 आपका बर्फ का आपका अपवर्तनांक सूचकांक होता है। यहीं पर जल की बात करें तो जल का जो अपवर्तनांक सूचकांक होता है 1.33 होता है। एल्कोहल की बात कर लेते हैं तो एल्कोहल का अपवर्तनांक सूचकांक आपका 1.36 आपका एल्कोहल का अपवर्तनांक सूचकांक होता है, आपको ध्यान रखना है। केरोसिन की बात करें तो केरोसिन का अपवर्तनांक आपका 1.44 होता है, आपका इम्पोर्टेंट हो जाएगा। बेंजीन की बात कर लेते हैं तो बेंजीन का आपका 1.50 हो जाएगा। बात करते हैं क्राउन कांच, या कई बार आपको कांच भी मिल जाता है, तो कांच का अपवर्तनांक सूचकांक आपका 1.5 आपका 52 आपका हो जाएगा। रूबी का बात करें तो 1.71 हो जाएगा। नीलम आपका 1.77 और हीरे का बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, अब आपका 2.42। हीरे का आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका संतलत काल यानी 1206 ईस्वी से लेकर 1226 के दौरान दिल्ली पर कितने राजवंशों ने शासन किया। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें हम साइंस के साथ साथ जीके के क्वेश्चन भी ऐड किए हैं, क्योंकि जीके भी आपसे पूछा जाएगा। लगभग 20 नंबर, 20 का है, 15 का है, हाँ शायद इतने का ही है। तो लगभग 20 से आपके 15 से 20 क्वेश्चन आपके जीके के भी पूछे जाएंगे, तो जीके पर भी आपको कमान कर जानी होगी। तो क्वेश्चन पूछा गया है संतलत काल यानी 1206 से 1526 के दौरान आपका दिल्ली पर कितने राजवंशों ने शासन किया। तो आपको पता होना चाहिए, इसमें जो दिल्ली में राजवंशों ने शासन किया था, 5 राजवंशों ने शासन किया था। इसमें सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा, यानी जो बच्चे विकल्प सी की ओर जा रहे हैं, सही जा रहे हैं, सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बन जाता है। बात कर लेते हैं उन 5 के 5 वंशों के बारे में, जिनमें से आपका पहला था एक गुलाम वंश। गुलाम वंश की बात करें, गुलाम वंश की जो आपका शासनकाल था वह आपका 1206 से 1290 तक चला था। और गुलाम वंश के जो संस्थापक थे आपके कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के संस्थापक थे। अगला गुलाम वंश के बाद आया था खिलजी वंश। खिलजी वंश का जो आपका शासनकाल था 1290 से लेकर आपका 1320 तक चला था। और खिलजी वंश के जो संस्थापक थे आपके जलालुद्दीन खिलजी थे, आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद खिलजी वंश के बाद आपका तुगलक वंश आया था। तुगलक वंश के जो संस्थापक थे आपके गयासुद्दीन तुगलक थे, और 1300 आपका 20 से 1414 तक आपका रहा था। उसके बाद आपका सैयद वंश आया था। सैयद वंश आपका 1414 से 1451 तक रहा। और खिजर खान जो थे, या कहीं कहीं पर आपको खिजर खां भी मिलता है, खिजर खान भी मिलता है, आपको ध्यान रखना है। लोधी वंश की बात करें, लोधी वंश का शासनकाल आपका 1451 से 1526 तक चला। और बहलोल लोधी ने आपका इसमें आपके जो थे इसके संस्थापक थे। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इन पांचों के पांचों वंशों के नाम दिए जाते हैं, और आपसे पूछ लिया जाता है सबसे लंबा शासनकाल किसका चला था। तो आपको पता होना चाहिए, इसमें जो सबसे लंबा शासनकाल क्या था जो चला था, वह लगभग आपका तुगलक वंश का चला था। और सबसे कम जो शासनकाल था वह आपका खिलजी वंश का था। तो आपको पता होना चाहिए वो सैयद वंश का था। और सर्वाधिक जो समय तक शासनकाल किया था वह आपका मानने में आता है कि किसने किया था, आपका खिलजी ने किया था, तुगलक ने किया था। तो आपको पता होना चाहिए आपका किसने किया था, तुगलक वंश ने किया था। यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत आंसर लग जाते हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लैक्टिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत है। तो लैक्टिक एसिड पूछा गया है, प्राकृतिक स्रोत लैक्टिक एसिड आपका दूध में होता है। मैं मानता हूँ सभी बच्चों को पता होगा। डी विकल्प इसमें आपका सही जवाब है, डी विकल्प करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात कर लेते हैं कुछ प्राकृतिक अम्ल व उनके स्रोतों के बारे में, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। पहला है आपका एसिटिक अम्ल। अगर हम बात करें एसिटिक अम्ल की, तो एसिटिक अम्ल जो होता है, एसिटिक अम्ल का जो प्रयोग यानी एसिटिक अम्ल जो पाया जाता है प्राकृतिक रूप से सिरके में आपका एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कई बार आपसे पूछ लिया जाता है सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है। संतरे की बात करें, संतरे में आपका सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल जो पाया जाता है वह आपका इमली में पाया जाता है, आपको ध्यान रखना है। ऑक्जेलिक अम्ल की बात करें तो ऑक्जेलिक अम्ल आपका टमाटर में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल आपका दूध दही में आपको देखने को मिल जाता है। सिट्रिक अम्ल नींबू या नींबू कुल के जितने भी हैं, सेब संतरा सेब नहीं होगा, नींबू संतरा और आता है मौसमी आती है, क्या मौसमी आती है, मौसमी में भी आपका सिट्रिक अम्ल हो जाएगा। फॉर्मिक अम्ल जो पाया जाता है चींटी के डंक में पाया जाता है, आपको ध्यान रखना होगा। अगला है आपका, अगला प्रश्न है, अम्लीय वर्षा तब होगी जब वर्षा का पीएच मान इससे कम होगा। यानी अम्लीय वर्षा तब होगी जब वर्षा का पीएच मान आपका 5.6 से कम होगा, यानी ए विकल्प में आपको दिया गया है, ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब बन जाता है। बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण पीएच मानों के बारे में जो 2022 ग्रुप डी एग्जाम में आपसे पूछे गए थे। ये सभी के सभी वे हैं जो आपसे ग्रुप डी एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे सिरके का पीएच मान 2.2 से लेकर 3.4 तक होता है। दूध का पीएच मान 6.4 से लेकर 6.6 तक होता है। लार जब भोजन से पहले होती है तो उसका पीएच मान आपका 6.2 से लेकर 7.4 होता है, और लार जो भोजन के बाद होती है उसका पीएच मान 5.5 से लेकर 6 होता है। मानव मूत्र की बात करें तो इसका पीएच मान 5.5 से 7.5 होता है। मानव रक्त की बात करें तो 7.3 से 7.5 या कहीं कहीं पर आपको 7.4 भी आपको दे दिया जाता है। नींबू की बात करें, नींबू का पीएच मान 2.2 से 2.4 होता है। ब्लैक कॉफ़ी का पीएच मान आपका 4.5 से ये आपका 5.5 है, ना कि 55, तो यहाँ पर आपका 5.5 होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, रत्नावली, प्रियदर्शिका और आपका नागानंद के रचयिता कौन है। एक क्वेश्चन आपसे रचना से संबंधित एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। एक क्वेश्चन जो है आपको आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम में रचना से संबंधित मिलेगा ही, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन पूछा गया है, रत्नावली, प्रियदर्शिका और आपका नागानंद के रचयिता कौन है। तो इसके जो हो जाएंगे आपके हर्ष हो जाते हैं। हर्ष ए विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम और लेखकों के नाम के बारे में। जैसे पहला है आपकी हितोपदेश। हितोपदेश के जो लेखक हैं आपके नारायण पंडित हैं, आपको ध्यान रखना है। शाहनामा पूछी जाती है, शाहनामा के लेखक आपके फिरदौसी हो जाएंगे। नाट्यशास्त्र की बात कर लेते हैं, नाट्यशास्त्र के लेखक आपके भरत मुनि हैं। हुमायूं नामा के लेखक आपके गुलबदन बेगम है, और ये क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया था हुमायूं नामा 2022 ग्रुप डी में पूछा जा चुका है। अर्थशास्त्र की बात करें, अर्थशास्त्र के लेखक आपके चाणक्य होंगे। हर्षचरित्र के जो लेखक हो जाते हैं बाणभट्ट आपके हो जाते हैं। यहीं पर बात करें अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी के जो लेखक होंगे पाणिनि होंगे, आपको ध्यान रखना है। बीजक की बात करें, बीजक आपकी कबीर की रचना थी। पद्मावती आपकी जयसी की हो जाएगी, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। मिताक्षरा ज्ञानेश्वर हो जाते हैं आपके। बुद्ध चरित्रम जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ग्रुप डी एग्जाम के लिए, क्वेश्चन पूछा जाएगा, अश्व घोष हो जाएंगे। महाभाष्य की बात करें आपके पतंजलि हो जाते हैं। नीतीश शतक आपके भर्तृहरि हो जाएंगे। भरत संहिता के जो आपके लेखक होंगे 12 हीर हो जाएंगे। मुद्रा राक्षस की बात कर लेते हैं, मुद्रा राक्षस की आपकी विशाख दत्त आपके लेखक हो जाते हैं। और एक जो पूछी जाती है आपकी, ये भी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है आपकी, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई होंगे। आपका कपाल कुंडलम आपकी या कुंडला आपकी बंकिम चंद्र चटर्जी। इंडिका के लेखक आपके मैगस्थनीज हो जाते हैं। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें जहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल आपका हड़प्पा स्थल हरियाणा में है। ये भी इम्पोर्टेंट है, एक क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है, कौन सा स्थल कहाँ पर है। तो कहाँ पर है, राखीगढ़ी जो है आपका हरियाणा में है, ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा।
तो बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण स्थल, जैसे आपका हड़प्पा आपका पाकिस्तान में है, मोहनजोदाड़ो जो वर्तमान में है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। चुनौदड़ो की बात करें, ये भी वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। लोथल की बात कर लेते हैं, तो लोथल जो है वर्तमान में गुजरात में, जो आपका अहमदाबाद एक आपका ज़िला बोल सकते हैं, स्थान बोल सकते हैं। अहमदाबाद वाला जो क्षेत्र है आपका वर्तमान में लोथल के अंतर्गत आता था। कालीबंगा राजस्थान का हनुमानगढ़ हो जाएगा। राखीगढ़ी आपका हरियाणा हिसार हो जाता है। बनावली आपका हरियाणा फतेहपुर होगा या आपका फतेहाबाद बालू हरियाणा हो जाता है। धौलीविरा की बात करें, धौलीविरा आपकी गुजरात कच्छ वाले ज़िले में है और रोपण आपका पंजाब में है, तो आपको पता होना चाहिए। तो आज के जो सभी क्वेश्चन थे वे आपके जो थे ग्रुप डी एग्जाम के लिए सिलेक्शन दिलाने वाले क्वेश्चन थे। सभी प्रश्न हमने इसमें महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट और चुनिंदा प्रश्नों को इसमें शामिल किया था, जो आपकी परीक्षा के लिए दावेदार, इंपॉर्टेंट और चुनिंदा प्रश्न हो जाते, आपको सीधे आपकी परीक्षा में देखने को मिलते। अगर मेरे प्यारे साथियों वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर भी जरूर करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।